हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 500 MCQ सीरीज़ को डिस्कस करते हुए ये हमारा लेक्चर 26 है और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 6 रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी में फेनोमेनोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म को, राइट। और इस टॉपिक से आपको हर बार पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो सेशन को लास्ट तक जुड़े रहे और लाइक करना ना भूले। तो चले, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। द फेनोमेनोलॉजिकल मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो फेनोमेनोलॉजिकल मेथड को किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए हेगेल, या फिर ऑप्शन बी हाइडेगर, या फिर ऑप्शन सी हुर्सल, या फिर ऑप्शन डी हेबार्म्स। तो फ्रेंड्स, जो फेनोमेना जो वर्ड है, ठीक है, वो इसको डिराइव किया गया था ग्रीक वर्ड से फेनोमेनन से, राइट। और सबसे पहले फेनोमेनोलॉजी जो वर्ड है, ठीक है, फेनोमेना, उसको इस्तेमाल किया था प्लेटो ने। सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, फेनोमेना इज इन द बैकग्राउंड ऑफ द टू वर्ल्ड थ्योरी इन ओपोजिशन टू आइडिया, राइट। तो फ्रेंड्स, हुर्सल से पहले हेगेल, हाइडेगर, ठीक है, कांट, लैम्बर्ट, ब्रेंटानो, ये सारे के सारे जो फिलोसोफर्स थे वो सारे फेनोमेनोलॉजी वर्ड को यूज़ किया था, राइट। और हुर्सल उसको फेनोमेनोलॉजिकल मेथड से इंट्रोड्यूस किया था। और इस फेनोमेनोलॉजिकल मेथड से हुर्सल ने जो फिलोसॉफी है उसको प्री सपोजिशन लेस करना चाहते थे, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफर्स ए रीजन फॉर द क्राइसिस ऑफ यूरोपियन साइंस अकॉर्डिंग टू हुर्सल। हुर्सल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरोपीय विज्ञान के संकट का कारण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए साइंस हैज़ ओरिजिनेटेड इन यूरोप, या फिर ऑप्शन बी साइंस यूजेज एम्पिरिकल मेथड, या फिर ऑप्शन सी साइंस हैज़ फॉरगॉटन इट्स रूट्स इन द लाइफ वर्ल्ड, या फिर ऑप्शन डी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आर इनकरेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और डी, ये तीनों ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ पर क्राइसिस की बात नहीं हो रही है, राइट। यहाँ पर बोला है कि साइंस हैज़ ओरिजिनेटेड इन यूरोप, राइट, साइंस यूजेज एक्सपेरिमेंटल मेथड, साइंस एक्सप्लेन्स आर इनकरेक्ट। ये सारे कहीं ना कहीं साइंस का जो अच्छा दिख है वो बता रही है, राइट। और जो यूरोपियन क्राइसिस ऑफ यूरोपियन साइंस का जो रीज़न था वो क्या था? साइंस हैज़ फॉरगॉटन इट्स रूट्स इन द लाइफ वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू हुर्सल, इन ऑर्डर टू बिकम अ फाउंडेशनल डिसिप्लिन फिलोसफी मस्ट हैव। हुर्सल के अनुसार एक मूलभूत अनुशासन बनने के लिए दर्शन में होना चाहिए ऑप्शन ए एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, या फिर ऑप्शन बी ए प्री सपोजिशनलेस बिगिनिंग, या फिर ऑप्शन सी ए मैथमेटिकल बेस, या फिर ऑप्शन डी ए बेस इन साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, हुर्सल का जो मेन एम था वो क्या था कि ए प्री सपोजिशनलेस करना चाहते हैं फिलोसफी को, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी एंड प्री सपोजिशनलेस बिगिनिंग, तो यही होना चाहिए फिलोसफी। और हुर्सल का और एक एम था कि फिलोसफी को एक रिगोरियस साइंस में ले जाना चाहते थे, राइट। ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टास्क ऑफ फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन ए टू एनेबल द नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर ऑप्शन बी टू एनेबल होलिस्टिक नॉलेज क्लेम्स, या फिर ऑप्शन सी टू एनेबल प्री सपोजिशनलेस क्लेम्स, या फिर ऑप्शन डी टू एनेबल ग्राउंडिंग ऑफ एंटिटीज़। तो फ्रेंड्स, हुर्सल ने फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन के जरिए, ठीक है, उन्होंने प्री सपोजिशनलेस करना चाहते थे। तो देखो ऑप्शन सी तो होगा ही होगा। और उन्होंने होलिस्टिक नॉलेज को भी क्लेम किया था, राइट। और उन्होंने एनेबल किया था ग्राउंडिंग ऑफ एंटिटीज़ को। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन का टास्क? टू एनेबल द नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स होल्ड्स दैट देयर इज नो ऑब्जेक्टलेस कॉन्शियसनेस। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा ये मानती है कि कोई वस्तुविहीन चेतना नहीं है? तो ऑप्शन ए इंटेंशनलिटी, या फिर ऑप्शन बी फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन, या फिर ऑप्शन सी बैड फेथ, या फिर ऑप्शन डी लीप ऑफ फेथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटेंशनलिटी और फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन, ये दो कॉन्सेप्ट
दिया था हुर्सल ने, राइट। और बैड फेथ ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था सार्त्रे ने। और लीप ऑफ फेथ ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था केरकेगार्ड ने, राइट। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंटेंशनलिटी। और इंटेंशनलिटी का अर्थ क्या है? अबाउटनेस, राइट। इंटेंशनलिटी होल्ड्स दैट देयर इज नो ऑब्जेक्टलेस कॉन्शियसनेस, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइडेगर डिस्क्राइब्स मैन एज ए बीइंग इन द वर्ल्ड एज, तो हाइडेगर ने मनुष्य को संसार में होने के नाते के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन ए सेन, या फिर ऑप्शन बी डाजाइन, या फिर ऑप्शन सी जेट, या फिर ऑप्शन डी एंगिस्ट। तो फ्रेंड्स हाइडेगर डिस्क्राइब्स मैन एज बीइंग इन द वर्ल्ड एज डाजाइन, राइट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब डाजाइन के बारे में हाइडेगर के एक फेमस कोटेशन है, अब देखो वहाँ पर, डाजाइन इज अ बीइंग दैट डज नॉट सिंपली occur among other beings, rather it is ontically distinguished by the fact that in its being this being is concerned about its very being. Thus it is constitutive of the being of design to have in its very being a relation of being to this being. अब ये being करके क्या बोला है अब समझते हैं यहाँ पर। तो देखो, डाजाइन एक ऐसा प्राणी है जो अन्य प्राणियों के बीच नहीं होता है, बल्कि ये केवल इस तथ्य से अलग है कि अपने अस्तित्व में ये अस्तित्व अपने अस्तित्व के बारे में चिन्हित है। इस प्रकार ये डाजाइन के अस्तित्व का गठन है और इसके अस्तित्व में इस होने का एक संबंध है, ए रिलेशन ऑफ बीइंग टू दिस बीइंग, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सार्त्रेज ह्यूमनिज्म ओरिएंट्स इटसेल्फ टुवर्ड्स, सार्थ का जो मानवतावाद है स्वयं की और उन्मुख है। ऑप्शन ए एन ओपन फ्यूचर ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ऑप्शन बी एन ओपन फ्यूचर ऑफ सॉलिटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ऑप्शन सी एन ओपन फ्यूचर ऑफ इकोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी एन ओपन फ्यूचर ऑफ साइंटिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स सार्त्रे का एक फेमस बुक है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए ह्यूमनिज्म, राइट। वहाँ पर ह्यूमनिज्म को बोला है कि एन ओपन फ्यूचर ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सार्त्रेज ह्यूमनिज्म ओरिएंट्स इटसेल्फ टुवर्ड्स एन ओपन फ्यूचर ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू हाइडेगर द प्रॉपर रेस्पॉन्स टू टेक्नोलॉजी इज टू, हाइडेगर के अनुसार टेक्नोलॉजी की उचित प्रतिक्रिया है। ऑप्शन ए अंडरस्टैंड इट विद इन बीइंग, या फिर ऑप्शन बी एबेंडन इट विद इन बीइंग, या फिर ऑप्शन सी एसिलरेट इट विद इन बीइंग, या फिर ऑप्शन डी मैनिपुलेट इट विद इन बीइंग। तो फ्रेंड्स हाइडेगर के अनुसार, ठीक है, टेक्नोलॉजी का उचित प्रतिक्रिया है ऑप्शन ए अंडरस्टैंड इट विद इन बीइंग, राइट। मीनिंग क्या है कि इसे बीइंग में समझना है, इसे अस्तित्व में छोड़ देना या फिर मैनिपुलेट करना ये सारे टेक्निक नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ केयर अकॉर्डिंग टू हाइडेगर। तो हाइडेगर के अनुसार केयर के 3 पहलू क्या है। ऑप्शन ए फैक्टिसिटी, पॉसिबिलिटी और फॉलनेस, या फिर ऑप्शन बी फैक्टिसिटी, अटेंशन, डिसिप्लिन, या फिर ऑप्शन सी डिसिप्लिन, फॉलनेस एंड पॉसिबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी अटेंशन, फैक्टिसिटी एंड फॉलनेस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फैक्टिसिटी, पॉसिबिलिटी और फॉलनेस। अब देखो यहाँ पर, द थ्रीफोल्ड स्ट्रक्चर ऑफ केयर फॉर हाइडेगर फॉलोज एज पॉसिबिलिटी, फैक्टिसिटी एंड फॉलिंग मीन्स फॉलनेस, राइट। तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी इज बीइंग अहेड ऑफ, राइट। और फैक्टिसिटी इज बीइंग ऑलरेडी इन, और फॉलिंग क्या है? फॉलिंग इज बीइंग अलोंगसाइड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर सार्त्रे ट्रीटिंग वन सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ फैक्टिसिटी एलोन अमाउंट्स टू, सार्थ के लिए खुद को केवल तथ्यात्मकता का एक हिस्सा मानने के बराबर है। ऑप्शन ए बीइंग फॉर अदर्स, या फिर ऑप्शन बी बीइंग फॉर इटसेल्फ, या फिर ऑप्शन सी बैड फेथ, या फिर ऑप्शन डी ह्यूमनिज्म। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बैड फेथ। आप देखो बैड फेथ के बारे में सार्त्रे ने क्या बोला है। द फिलोसोफर जॉन पॉल सार्त्रे कॉल्ड इट मौविस फुई मीन्स बैड फेथ, राइट। और बैड फेथ क्या है? एक हैबिट है दैट पीपल हैव ऑफ डिसीविंग देमसेल्व्स इनटू थिंकिंग दैट they do not have the freedom to make choices for fear
of the potential consequences of making a choice. बैड फेथ एक आदत है कि लोगों को खुद को ये सोचकर धोखा देने की आदत है कि उन्हें चुनाव करने का संभावित परिणामों के डर से चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू हुर्साल इंटेंड्स द वर्ड ऑफ, तो हुर्साल के अनुसार परलौकिक चेतना का आशय शब्दों से है ऑप्शन ए ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्टिविटी, या फिर ऑप्शन बी ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ एप्रिसिएशन, या फिर ऑप्शन सी आइडियल एसेंस, या फिर ऑप्शन डी आइडियल इंटेंशंस। द ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस इंटेंड्स द वर्ड ऑफ आइडियल एसेंस, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू हुर्साल द ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस इंटेंड्स द वर्ड ऑफ आइडियल एसेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ हुर्सालियन फेनोमेनोलॉजी, तो निम्नलिखित में से कौन हुर्सालियन फेनोमेनोलॉजी की अवधारणा नहीं है। ऑप्शन ए ब्रैकेटिंग, या फिर ऑप्शन बी इंटेंशनलिटी, या फिर ऑप्शन सी फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन, या फिर ऑप्शन डी फाउंडेशनलिज्म। तो फ्रेंड्स हुर्साल का जो फेनोमेनोलॉजी है, ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रैकेटिंग करना है, और फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन तो होगा ही होगा, और इंटेंशनलिटी भी है, राइट। और ऑप्शन डी फाउंडेशनलिज्म ये हुर्साल के अकॉर्डिंग नहीं है। अब फाउंडेशनलिज्म इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज दैट होल्ड्स दैट ऑल नॉलेज एंड इन्फरेंशियल नॉलेज मीन्स जस्टिफाइड बिलीफ रेस्ट अल्टीमेटली ऑन ए सर्टेन फाउंडेशन ऑफ नो इन्फरेंशियल नॉलेज, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन लव समथिंग इज लव्ड, इन हेट समथिंग इज हेटेड, एंड जजमेंट समथिंग इज एडजुडिकेटेड। तो ऑप्शन ए वुटगेनस्टाइन, या फिर ऑप्शन बी रसेल, या फिर ऑप्शन सी हुर्साल, या फिर ऑप्शन डी हाइडेगर। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हुर्साल, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो। द टू मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन हाइडेगर्स फिलोसफी आर, तो हाइडेगर के दर्शन में अस्तित्व का दो तरीका है, वो कौन कौन सा है। ऑप्शन ए रियल एंड अनरियल एग्जिस्टेंस, या फिर ऑप्शन बी फ्री एंड एनसेल्फ्ड एग्जिस्टेंस, या फिर ऑप्शन सी ऑथेंटिक एंड इनऑथेंटिक एग्जिस्टेंस, या फिर ऑप्शन डी एथिकल एंड अनएथिकल एग्जिस्टेंस। तो फ्रेंड्स हाइडेगर के दर्शन में अस्तित्व का दो तरीका है, वो कौन कौन सा है। ऑथेंटिक एंड इनऑथेंटिक एग्जिस्टेंस, राइट। ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस एंड इनऑथेंटिक एग्जिस्टेंस। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर हुर्साल एंड इंटेंशनल एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो हुर्साल के लिए चेतना का एक ज्ञानबूझकर कार्य है ऑप्शन ए एक्टिविटी इवेंसेंस द ऑब्जेक्ट, या फिर ऑप्शन बी पैसिवली एप्रीहेंड्स द ऑब्जेक्ट, या फिर ऑप्शन सी एक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द ऑब्जेक्ट, या फिर ऑप्शन डी पैसिवली डिस्कवर्स द ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स हुर्साल के लिए चेतना का एक ज्ञानबूझक कार्य है सक्रिय रूप से वस्तु की कल्पना करता है, एक्टिवली इन्विजन्स द ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉम्पिटेबल विद द व्यूज ऑफ सात्रे, तो निम्नलिखित में से कौन सा सात्रे के विचारों से असंगत है। तो ऑप्शन ए मोरालिटी इज ऑब्जेक्टिव, या फिर ऑप्शन बी द मीनिंग ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द लाइफ वी बिल्ड अप, या फिर ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस कैन बी ट्रीटेड एज मोरल कॉन्शियसनेस, या फिर ऑप्शन डी मैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन। तो फ्रेंड्स मीनिंग ऑफ लाइफ, कॉन्शियसनेस और मैन इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड्स सात्रे के अकॉर्डिंग है, राइट, कॉम्पिटेबल है। और जो इनकॉम्पिटेबल है वो क्या है, मोरालिटी इज ऑब्जेक्टिव, ये इनकॉम्पिटेबल है अकॉर्डिंग टू सात्रे, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज मीन्ड बाय इंटेंशनलिटी, तो ज्ञानबूझकर का क्या मतलब है। ऑप्शन ए नथिंगनेस, या फिर ऑप्शन बी सेमनेस, या फिर ऑप्शन सी अबाउटनेस, या फिर ऑप्शन डी एब्सोल्यूटनेस। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेंशनलिटी का जो अर्थ है वो है अबाउटनेस, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। फॉर whom among the following the way to study philosophy is to study consciousness,
तो निम्नलिखित में से किसके लिए दर्शन का अध्ययन करने का तरीका चेतना का अध्ययन करना है? तो ऑप्शन ए हाइडेगर, या फिर ऑप्शन बी हुर्सल, या फिर ऑप्शन सी गैडरमर, या फिर ऑप्शन डी रिचर्ड रॉटी। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हुर्सल। द वे टू स्टडी फिलोसफी इज़ टू स्टडी कॉन्शियसनेस, ये हुर्सल के द्वारा कहा गया था, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेनोमेनोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।